बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृतांशी जोशी और हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि सोशल सितारे में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने नाम को बहुत ऊंचा किया है और एक मुकाम हासिल किया है। और आज हमारे साथ एक ऐसा ही नाम है, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं, वो एक इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट हैं। अब आप अचंभित होंगे कि इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट आखिर होता क्या है, तो आगे आने वाले आधे घंटे में हम यही सब जानेंगे कि क्या कुछ उनके करियर में रहा, क्या कुछ उनकी चीज़ें रही और उनसे बातचीत करेंगे। शिखा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी जर्नी से ही शुरू करेंगे। इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट, पर्सनली मैंने ऐसा करियर आज तक नहीं सुना है और कोई भी सुनेगा तो काफ़ी अचंभित होगा। तो आप अपने करियर और जर्नी के बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो जो मैं छोटी सी थी तो मैं स्केच बनाती थी, बहुत गंदा बनाती थी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती थी। और स्कूल से हम सबको मिलते हैं तो हम अपने मम्मी या पापा से या बड़े भाई बहन से बनवाते हैं। मुझसे बड़ा घर में कोई था नहीं तो मैं अक्सर मम्मी से बनवाया करती थी और मम्मी बहुत अच्छा बना कर देती थी और स्कूल में जाकर बताती थी कि मैंने बनाया है। तो स्टार्टिंग से तो कुछ था नहीं कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या यही फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं सोचा था। मुझे डॉक्टर बनना था, मेरे पापा का ड्रीम था डॉक्टर बनना। तो मैंने सोचा कि वो नहीं बन पाए तो मैं बन जाऊं, तो मुझे डॉक्टर बनना था और उस भागा दौड़ में मैं लगी थी। पर किस्मत मुझे कहीं और ले आई। किस्मत कहीं और लेकर आई, डॉक्टर बनना था। तो पापा का सपना था डॉक्टर बनना, आपका सपना था कि नहीं था डॉक्टर बनना? मेरा था। मुझे ऐसे मतलब डॉक्टर की एक मेन रहता है ना कि वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, 24/7 रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब इंस्पायर होते हैं हम उनसे। तो वो देखकर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी ये करना है, मुझे भी एक डॉक्टर बनना है जो जान बचाए। तो पहले ऐसा लगता था मुझे, बट फिर धीरे धीरे करियर एकदम से बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो करियर चेंज होने की कोई खास वजह, इंटरेस्ट जागा स्केचिंग या रंगोली में, या फिर डॉक्टरी से डर गए और फिर उसको छोड़ दिया? डॉक्टरी से डरी तो नहीं मैंने बहुत मतलब मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने कोचिंग में भी पूरा सुबह से रात तक मतलब 12 या 14 घंटे पढ़ाई की है। और फिर 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, फिर मैंने बीएससी किया कि मैं ये 2 साल में भी शायद चले जाऊं, मुझे इंदौर का कॉलेज मिल जाए। बट मुझे इंदौर का नहीं मिला, मुझे रीवा का मिला। और मैं मेरी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मतलब मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भी मेरी दादी हैं, मतलब लिटरली मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। तो दादी को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि उनको छोड़ के मैं रीवा नहीं जा सकती और उनके बिना जी भी नहीं सकती। तो उस वजह से मेरा ऐसा था कि चलो उसको मैंने स्किप किया। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में कि मैंने आर्ट करियर चूज़ कर लिया। आर्ट करियर चूज किया। और आपने बोला कि आप रिलेशंस को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं, अपनी दादी से दूर नहीं जा सकी। तो दादी को जब पता चला कि मेरी लड़की डॉक्टरी सिर्फ मेरे लिए छोड़ रही है, तो उनके क्या फीलिंग था? दादी का हमेशा ऐसा होता था कि मैं जब भी मतलब कॉलेज में थी, कॉलेज में से मतलब स्कूल में थी, स्कूल के बाद जो हमारी पीएमटी होती है, नीट होती है, तो वो एग्ज़ाम्स होती थी। और 2 से 3 साल मैंने लगातार एग्ज़ाम दी, 11th में भी दी थी। तो बारिश हुई थी उस टाइम पर और दादी मुझे ऑटो से लेकर जाती थी। और सबसे बेस्ट पार्ट, मतलब मुझे आज भी वो आंखों के सामने है कि मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकली और वो बाहर छाता लेकर खड़ी थी और मैंने उनसे पूछा कि आप यहीं क्यों थी? तो वो बोले मैं 3 घंटे से बाहर ही हूँ, ताकि तुम निकलो, तुम घबरा ना जाओ कि पेपर कैसा भी जा सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तुम्हारी इतनी मेहनत है, तुम घबरा कर कुछ वैसी वाली चीज़ें ना हो जाए तुम्हारे साथ। तो मैं यहीं खड़ी थी कि मैं तुमको सपोर्ट दे पाऊँ। तो वो मोमेंट एक बहुत ज़्यादा याद है। आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे, इतना अटैच्ड है आप दादी बहुत से। ज़्यादा, बहुत। दादी ने काफी ज्यादा हेल्प की है आपकी, या मम्मी पापा का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जैसे कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ पेरेंट्स ही सपोर्ट कर पाते हैं। तो मम्मी पापा का क्या रोल रहा है इस पूरे करियर में, क्योंकि काफी अड़चने आती हैं एक ऐसा स्पेशल करियर चूज करने के लिए? पापा का तो स्टार्टिंग से था कि तुम्हें जो करना है वो करो, कभी कोई बाउंडेशन नहीं थी। और मम्मी को तो मैं रंगोली बनाते हुए देखती थी, मम्मी का था कि घर के कामों में भी पूरा ध्यान दो, सारी चीज़ों को प्रॉपर करो। मम्मी का बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल छोड़ना लाना, मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, सिखाया भी बहुत। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा के अलावा आपकी छोटी बहनें हैं, भाई हैं, मतलब उनका भी क्या ऐसे ही कुछ डिफरेंट सा करियर है या फिर सिर्फ आप ही इस लाइन में निकली हैं? ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, किसी को भी इतनी परफेक्ट रंगोली नहीं आती है। मम्मी बनाती थी, मम्मी को देखे देखे मैंने सीखा है। मम्मी वो पोर्ट्रेट नहीं बनाती है। मेरा छोटा भाई है और उसको तो कुछ भी नहीं आता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं बनाता है। अभी थोड़े दिन पहले वो कोचिंग गया, तो कोचिंग में मैंने उसकी कॉपी देखी, तो अभी पता नहीं क्यों एकदम से वो 3D बॉल और आइज बनाने की प्रिपरेशन। हाँ देखिए, घर में कोई होता है तो एक इंस्पिरेशन वाली बात होती ही है। शिखा, आपके करियर के बारे में अब हम बात करते हैं। रंगोली के बारे में आपने बात की, कैसे ये आपको ख्याल आया करियर चूज करने का? जैसे आपने बताया कि ठीक है, आपने डॉक्टरी को छोड़ के इसको चूज किया। एक पैशन लगता है इसको चूज करने में, पैशन को फॉलो करने में मेहनत लगती है, तो कैसे वो मेहनत आपने शुरू की है और कब शुरू की? हमेशा हमारी लाइफ में मतलब बचपन से ऐसा होता है ना कि किसी ने बोल दिया अब चलो ये नहीं हो पा रहा है, तुम ये कर लो, BSc कर लो, BCom कर लो, कुछ तो हो ही जाएगा, आगे चल के PSc कर लेना, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेना। तो ये सारी चीज़ों के पहले क्या हुआ कि मैंने 25 दिसंबर 2014, मुझे डेट भी आज तक याद है कि मैंने सुबह में उठी, क्रिसमस डे था उस दिन, मैंने छुट्टी होती है, मैंने न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर कुछ बच्चों ने अपने हाथ में पोर्ट्रेट पकड़ के रखे हुए थे। बाद में मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं, मतलब खुद से खुद के पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। तब मुझे पता भी नहीं होता था कि पोर्ट्रेट क्या होता है। तब तो हमें यही लगता है कि इन्होंने अपने हाथ से फेस कैसे बना लिया और कांच में देखकर बनाए या कैसे बनाए, मतलब एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं वो। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ये बना सकते हैं तो मैं भी बना सकती हूँ। मैंने अपना एक फ़ोटो निकाला, फ़ोटो निकाल के ड्राइंग स्टार्ट कर दी और ड्राइंग इतनी कार्टून बनी थी, मतलब मैं देखकर ही शर्मा जाऊँ उसको कि मैंने क्या बना दिया। वो एग्जैक्ट लगी नहीं कि वो मैं हूँ। मैंने आगे की साइड मेरी हेयर स्टाइल में यहाँ पर छोटी बनाती थी, तो वैसे मैंने छोटी बना ली और जब मुझे स्केच प्रॉपर नहीं लगा तो मैंने कलर बुलवाया, मैंने उस पर कलर कर दिया और कलर करने के बाद भी कुछ नहीं लगा तो मैंने उस पर अपना नाम लिख दिया। तो फर्स्ट पोर्ट्रेट अभी भी मेरे पास है, आज भी मुझे याद है। उसके बाद मैंने अपने सारे कजिन्स के, बहुत सारे लोगों के पोर्ट्रेट बनाए और एक ऐसा नहीं होता है कि आप बनाते हो तो आप घर में लगा देते हो। हाँ, एक वॉल रहती है आपकी। हाँ, कोई छोटा बच्चा होता है कुछ बनाता है तो घर में लगा देते हैं, तो ऐसे घर में लगा दिए। फिर दादी के बहुत ज़्यादा मिलने वाले आते थे, तो उनका ऐसा था कि वो आते थे तो कि हमारे बच्चों को भी सिखाओ, हमारे बच्चे भी सीखना चाहते हैं। अब मेरे को ऐसा लगता था कि इतने गंदे तो बनाए मैंने कार्टून से इसे। हाँ, और उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो वो बच्चे आना स्टार्ट हो गए और सबसे तो बेस्ट ये होता था कि मैं सो के उठती थी और बेड के नीचे बच्चे हॉल में बैठे होते थे। अच्छा, पहले से ही हाँ, बच्चे बैठे होते थे, मैं उठती थी और सीधे आवाज जाती थी दादी चाय, और फिर चाय आती थी और मैं सिखाती थी। तो आपने मतलब क्लासेस से अपना करियर शुरू किया, ये काफ़ी अलग चीज़ है। मतलब कितने बच्चे आते थे, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना ही एक बहुत बड़ा पैशनेट काम होता है। तो आपने मतलब कैसे डील किया क्लासेस के साथ और खुद को भी उतनी बारीकी से निखारा आपने? तो फर्स्टली तो मेरे पास याशिका करके जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी वो आई थी। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे आने स्टार्ट हुए। 2 से 3 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था। उसके पहले ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत सारे स्केच बनाए जो मैंने आपको बताया। वो स्केच बना बना के मैंने अपने एक भैया को दिखाया कि मैं क्या करूं आगे करियर में। जैसे हम पूछते हैं, हम किसी भी कजिन या जो भी पढ़ाई अच्छा करते हैं उसके पास हम जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो मैं भी गई उनके पास, मैंने अपने फ़ोन में उनको फ़ोटोज़ दिखाए। किसी फैमिली फंक्शन में हम मिले थे, उन्होंने बोला वो CA की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने मेरे स्केच देखकर बोला कि वो लाइन मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर है या नहीं है, बट मुझे वो एक लाइन लग गई अपने दिल में। उन्होंने बोला था कि जो तू कर रही है ना, अगर तूने यही किया तो 10 CA तेरे आगे पीछे घूमेंगे। 10 CA तेरे आगे पीछे घूमेंगे। उन्होंने सिर्फ ये लाइन बोली। उसके बाद मुझे लगा अरे यार, इतना ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा बोल रहे तो लगता है कि चलो कुछ कर ही लेते हैं, इसमें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया। कॉलेज गई, फिर BSc छोड़ दिया, 1 साल किया BSc छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने BA में स्टार्ट किया। BA स्टार्ट करके फर्स्ट ईयर में गई। फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं आता था और सीधे कंपटीशन आया और मेरा ऐसा था कि मौके पे चौका मारना है, मौका छोड़ना नहीं है। तो चौका मारने के चक्कर में मौका तो ले लिया और फिर वहाँ पर मैंने पार्ट लिया। तो रिजल्ट हमें पता नहीं था।
फिर स्टेट लेवल होता था, स्टेट लेवल और एक जोनल लेवल होता था, और जोनल के बाद होता था नेशनल। तो स्टेट था हमारा भोपाल में जहाँ पर अभी हम हैं, और हमारा जो जोनल था वो था हमारा झांसी में। तो हमें लगा कि हमको तो कुछ आता नहीं है, तो हम स्टेट के लिए हो गए हैं सिलेक्ट। और हम गए यूनिवर्सिटी, फॉर्म वगैरह सब लेकर घर आए, और घर आके दादी को बोला दादी हम तो जाएंगे स्टेट में, बिल्कुल हो गया है, कंपटीशन में पार्ट लेंगे, सारी चीज़ें हो गई है। फिर फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया तो ऊपर पड़ा झांसी। मतलब आपने स्टेट छोड़ के सीधे जोनल में। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था कि सीधे मुझे जोनल का चांस मिला। मैं झांसी गई, बहुत अच्छा बनाया मैंने, पर मैं हार गई। मैं झांसी से हार कर आई। हाँ, मतलब वो फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था कि मैं जहाँ गई और हार कर आई, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेकर ही आई हूँ। अच्छा, तो वो क्या एक सीख की तरह रहा आपके लिए? वो जो चीज था जो आप हार गए, एक डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा कि जो कभी आज तक हारा नहीं वो एकदम से इतने बड़े जोनल में हार गया। पहली बात तो मैं कभी बाहर गई नहीं थी अकेले, और फिर पूरी टीम डीएवीवी की पूरी, जिस यूनिवर्सिटी में थी मैं, उस यूनिवर्सिटी की पूरी टीम के साथ बाहर जाना और वहाँ पर compete करना दूसरी मतलब 94 यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मतलब रिप्रेजेंट करना वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी को, तो वो ज़्यादा प्राउड फीलिंग थी। तो हार गई, वो कुछ बुरा नहीं लगा, बट सीख कर बहुत ज़्यादा आई थी वहाँ से। सीखकर काफ़ी ज़्यादा आई थी और ऐसे ही आपने खुद को निखारा है। 2014 से आप लगातार जो है रंगोली बना रही हैं। एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रंगोली अभी एक मतलब हम कह सकते हैं रिकग्नाइज्ड आर्ट नहीं है। मतलब लोग ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है दिवाली आती है रंगोली बना देते हैं, लेकिन आपने उस आर्ट को एक पहचान दिलाई है, खुद को एक पहचान दिलाई है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको कैसे रिकग्नाइज किया जाता है? मेनली तो सबसे पहले मैं गई थी नेपाल रंगोली के लिए, वहाँ पर से मुझे गोल्ड मेडल मिला था, एग्जीबिशन थी वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं गई थी थाईलैंड, वहाँ पर भी मैं रंगोली के लिए गई थी, और नेशनल लेवल पे भी मैंने मेडल्स जीते हैं रंगोली में। तो क्या हुआ कि वहाँ से जो मेडल्स मिलते थे वो लोगों को लगता था कि हाँ ये कुछ कर रही है रंगोली में। और उसके बाद जब वीडियोस वायरल होने लगे तो रंगोली वाली लड़की, रंगोली मिटाने वाली लड़की, रंगोली क्वीन, तो धीरे धीरे ये सारे नाम मिलते गए। मतलब अभी भी लोग मुझे एकदम से ऐसे शिखा या वैसे नहीं पहचानते, अरे वो रंगोली वाली। हम भी आपको ऐसे ही पहचानते हैं कि हाँ वो इंदौर में एक रंगोली वाली लड़की है, उनकी वीडियोस है, वो मिटाती हैं फिर बनाती हैं। तो किसी को मुझे भी बताना होता है ना कि आपने वो वीडियो देखे हैं क्या, वो मिटाने वाले। तो मिटाने वाली जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि हमने पहले तो हमने 3D बना दिए। 3D बनाने के बाद अब हमको लगा कि चले वो बहुत टाइम तक चले, पर हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद वो रह जाती है। उसके बाद हमने सोचा कि अब इसमें कुछ ट्रिकी करते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, पैकेजिंग और अच्छी करते हैं। फिर हमने उसमें ट्रिक्स लगाना स्टार्ट किए कि पहले ट्राइपॉड रखा और फिर उसके और पेंटिंग रखी, तो पेंटिंग गिर गई, मतलब वो जो ट्राइपॉड है उसकी रंगोली बन गई। बहुत ज्यादा इमेजिन करके हमने बनाना स्टार्ट किया। ये भी एक अलग मेंटल एक्सरसाइज है कि आप मतलब अपना दिमाग दौड़ाओ, अलग अलग सोशल मीडिया टेक्निक्स। बहुत ज्यादा। फिर हम लोगों ने पहले तो मतलब अप्रैल में मैंने क्लास स्टार्ट की। मतलब सबसे पहले तो मुझे लगा कि पहले मैं घर में लेती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं हम बाहर लेते हैं। अप्रैल फैब में ली थी मैंने, फैब में मैंने क्लास ली और मार्च में लग गया लॉकडाउन लग गया। तो वो बहुत ज़्यादा वैसा था कि अभी हमने कुछ नया स्टार्ट किया और लॉकडाउन लग गया, फिर से हमने वही सारा देखा, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन। उसके बाद फिर हमारे जो वीडियोस है ना वो वायरल होने लगे, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो स्टैंड वाला, ये वीडियोस ना हमारे धीरे धीरे वायरल होने लगे। और जब हमने 1 लाख क्रॉस किया, मतलब वो फैब से मार्च और अप्रैल के बीच का जो सीन था, पर काफी थे उस हाँ उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और उस टाइम पे ये हुआ कि दादी की तबीयत खराब हुई। दादी की तबीयत खराब हुई और सीन ऐसा था कि मतलब मैं उनको डेली हॉस्पिटल ले जा रही थी, कोविड लॉकडाउन लगा था। हाँ उस टाइम पर भी मैं उनको डेली ले जाती थी। और लास्ट डे मुझे वो याद है कि कार में पीछे में बैठी हुई हूँ, पापा आगे चला रहे हैं, वो मेरी गोद में लेटी हुई है, मेरे हाथ में फ़ोन है और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए इंस्टाग्राम पर। और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अब मैं ना उसके लिए खुश हो सकती थी जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी, और जो मेरा पार्ट था, मेरी लाइफ की जो बैकबोन थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर जाने वाली चीज़ चल रही थी। फिर उसके 2-3 दिन बाद दादी चली गई। तो एक मतलब एक बैकबोन जो मेरी थी, जो हर टाइम पे जिन्होंने सपोर्ट किया, वो नहीं है अब।
आपकी दादी को उस वक्त ये मालूम था कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो दादी चुके हैं? वो खुश थी? पहले पहले ऐसा होता था कि हम वीडियोस बनाते थे, रात भर वीडियोस बनाते थे, हर 5 मिनट क्या बना रहे हो तुम, चाय ला दूं, ये ला दूं, पूरी रात वो हमारे चक्कर काटती थी कि क्या चल रहा है तुम्हारा, और फिर बोलती थी तुम्हारा चैनल तो चल ही नहीं रहा है, तुम्हारे वीडियोस तो वायरल ही नहीं हो रहे। ये किसी ने मेरे को आके बोला कि तुम्हारा ये तो क्या करते रहते हैं दिन भर, इनके वीडियोस ही नहीं हो रहे, और जब अब चीज़ें होने लगी तो वो ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप बिल्कुल इमोशनल ना हो, क्योंकि जो जहाँ पर भी हैं वो अभी बहुत ज़्यादा खुश होंगी और बहुत ज़्यादा प्राउड वो भी होंगी, आपके पेरेंट्स भी आप पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा हाथ रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है, तो वो जहाँ पर भी होंगी बहुत खुश होंगी, और आप भी खुश ही रहिए, ऐसे हम कह सकते हैं आपको। नेपाल और थाईलैंड का आपने जिक्र किया था इंटरनेशनली, तो बाहर, यहाँ पर तो रंगोली एक आर्ट नहीं है, बाहर ऐसा कुछ है कि रंगोली एक बहुत बड़ा आर्ट के तौर पर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रंगोली इज़ एन इंडियन थिंग, लेकिन बाहर ऐसा कुछ रिकग्निशन है रंगोली को लेकर? रंगोली बाहर कोई जानता ही नहीं है, मतलब आप समझिए कि बाहर का मार्केट कितना बड़ा है। सबको ऐसा लगता था कि रंगोली, रंगोली क्या है, होता क्या होता है रंगोली, बस दिवाली पे बना लेते हैं या फिर कुछ ऑर्डर मिल जाते होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने, तो मेरे खुद कुछ रिलेटिव्स बोलते थे कि क्या किया उसमें, रिकॉर्ड तो बनाया है, क्या किया उसमें, रंगोली तो बनाती है। ये उनके वर्ड्स थे, जो अब बोलते हैं कि हमारी रिलेटिव है, या जो हमारे पोर्ट्रेट बना दो, ये सारी चीजें, तो अब वो अपना अपना बोलते हैं, बिकॉज ऑफ मैं उस चीज से फेमस पहुंच चुके हैं। हाँ, तो रंगोली, अब मतलब मैं आपसे खुद से पूछना चाहूंगी कि क्या इमेजिन करते हो आप रंगोली को लेकर? मैं खुद यही इमेजिन करती हूँ कि ठीक है, दिवाली आती है, दिवाली पर हम लोग रंगोली डाल देते हैं, मन होता है तो डाल देते हैं, नहीं तो किसी और से डलवा देते हैं, कुछ आर्टिस्ट आते हैं। रंगोली इतना ही रिकग्निशन है, लेकिन आपने उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये एक बहुत ही अचंभा वाली चीज़ है। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपने कौन सी रंगोली बनाई थी? मैं आपसे सबसे पहले तो मैंने महात्मा गांधी की रंगोली बनाई थी, और उसके बाद मैंने बहुत सारी अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और अभी मतलब मेनली तो ये है कि आप एक चीज़ बताइए कि रंगोली से कोई कितना कमा सकता है? रंगोली से जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, दिन का 300-400 रुपए हम मान सकते हैं, 200, 300, 400। हाँ, कलर्स भी कोई और प्रोवाइड करवा दे तब तक की बात है वो वाला, खुद के टैलेंट के लिए। कुछ टाइम पहले, अभी तो मेरे और जैसे जैसे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे थोड़े ज़्यादा रेट्स बढ़ रहे हैं, बट इसके पहले तक, अभी 1 महीने तक पहले तक भी मैं 3 लाख एक रील के लेती थी, जो 15 सेकंड की रील होती है। अच्छा, ऑन इंस्टाग्राम? हाँ, ऑन इंस्टाग्राम, और इन प्रमोशंस और बाहर के जो प्रमोशंस आते हैं वो, तो रंगोली ऐसा नहीं है कि आप उससे कमा नहीं सकते हो। मेरे पास बाहर के आकाश चोपड़ा सर, जो हमारे कमेंट्रेटर हैं इंडिया के, उनकी वाइफ की रंगोली मैंने बनाई है, उन्होंने ऑर्डर दिया था। दुबई से मुझे ऑर्डर मिलते हैं, बाहर से ऑर्डर मिलते हैं। बड़ी अचीवमेंट है कि आपने एक रंगोली के जरिए, बहुत अचंभित करने वाली चीज़ है कि एक रंगोली आर्टिस्ट होकर आपने कार ले ली। तो मतलब बेसिकली ये बात कह सकते हैं हम कि पैशन फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ट्रेनिंग देने की आप बात करती हैं, और लॉकडाउन आपने देखा, लॉकडाउन में क्या ऐसा वक्त आया जहाँ पर आपके जो है ये कहीं स्किल्स थोड़े ऊपर नीचे हुए, क्योंकि सामान उस वक्त उपलब्ध नहीं था, और फिर एक फाइनेंशियल इशू भी आया होगा उस वक्त, क्योंकि आपकी मेन अर्निंग रंगोली से ही आ रही है, क्लासेस से आ रही, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज उस वक्त? उस टाइम पर ये हुआ कि हमारे पास जो सामान था हमने उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया। अगर हमारे पास वाइट कलर होता था, ब्लैक नहीं होता था, तो हम उसमें कलर मिक्स कर लेते थे। कुछ भी हम कलर मिक्स कर करके कुछ बना देते थे। उस टाइम में मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज़ पर टारगेट किया। दादी अप्रैल में गई, और अप्रैल के बाद मैंने 2 महीने दिन रात एक करके 1 लाख सब फॉलोवर्स जिस दिन हुए थे, और 1.5 महीने में ही, 1 या 1.5 महीने में मैंने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया था। इतनी जल्दी? मतलब बहुत जल्दी, मतलब सबके फोन आते थे, तुम्हारे इतनी जल्दी फॉलोवर्स कैसे बढ़ रहे हैं, तुमने क्या किया है उस पर? तो आप कोई सोशल मीडिया टेक्निक यूज करती है या रैंडमली? उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी। मैं घर में रहती थी तो मुझे दादी की याद आती थी। मैं दिन भर काम करती थी, दिन भर रात भर। हाँ, मैं दिन भर रात भर सिर्फ रंगोली, वीडियो शूट, नए आइडियाज, सिर्फ मैं उसमें काम करती थी। और जहाँ मैं वहां से हटी, मेरा रोना स्टार्ट होता था, तो मेरा पूरा फोकस रंगोली पे होता था। ये बहुत ही ये मेन पॉइंट है। तो मतलब आपके जो, हम कह सकते हैं, जो आपकी गम था जिसने आपको उसने उठने का मौका दिया और आपने उससे शिफ्ट किया, ये बहुत अलग बात है। और काफी स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो ये सब चीजें कर पाते हैं।
रिसेंटली मैं आपको सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ। विराट कोहली ने आपका एक वीडियो हाँ। अपने उस पर लगाया था, स्टोरी पर। तो विराट कोहली भी अब आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ ये वो रंगोली वाली लड़की है। तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? मतलब शायद विराट कोहली पहले नहीं होंगे, और भी कई लोग होंगे। मैंने हाँ, कई लोगों बहुत को सारे देखा है। लोगों ने लगाया, बहुत सारे। पर विराट कोहली सर का सीन तो ऐसा था मैम कि हम पानी पूरी खा रहे थे। जी। पानी पूरी खाते खाते मेरी एक स्टूडेंट का फोन आता है मेरे पास कि विराट सर ने आपकी स्टोरी लगाई है। तो मैं क्या बोल रही है, ये क्या है ये? मैंने अपने आसपास जितने लोग खड़े थे उनको बोला सब अपनी अपनी स्टोरी देखो प्लीज, विराट सर की स्टोरी देखो, क्या बोल रही है ये? और सबने स्टोरी देखी, इतना जोर से चिल्लाए हैं सब, बहुत जोर से चिल्लाए। तब पूरे मार्केट को पता चल गया था कि विराट कोहली ने स्टोरी डाली है। और मैं तो बिल्कुल सातवें आसमान पर थी। हाँ, क्योंकि वो कभी किसी की नहीं डालते, बहुत रैंडम, बहुत रैंडम, बहुत बहुत। तो मतलब मैंने तो अभी तक, मैं उनको इतना टाइम से फॉलो कर रही हूँ, मैंने उनको आज तक नहीं देखा। तो देखिए मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, और यूथ जो है वो एक मैसेज चाहता है आपसे। एक आर्ट आपने बताया, आर्ट जो है वो जर्नी बहुत इम्पॉसिबल सी जर्नी होती है। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज करने में ही मम्मी पापा बोलते हैं नहीं बेटा इसमें नहीं जाना, इसमें कोई करियर नहीं है, गवर्नमेंट तो वही करो। तो ऐसे यूथ जो आर्ट को परस्यू करना चाहते हैं, और आपने तो यहाँ पर एक नई संभावना खोली है रंगोली से, तो आप उनको पर्सनली क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आजकल का यूथ जो है वो बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। नीट नहीं हुआ तो मैं जर्नलिज्म करूंगा, जर्नलिज्म नहीं हुआ तो मैं सीए बन जाऊंगा, काफ़ी चीज़ें वो चेंज करते हैं। तो उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे मेन तो है आपको बिल्कुल कंटिन्यू रहना है। आपको हर डे कंटिन्यू रहना है कि आपको हर डे कुछ यूनिक करना है, कुछ नया करना है। जितना आप करोगे ना उतना आप आगे जाओगे। अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपको मेनली तो कंटिन्यू करना है और यूनिक चीज़ें करनी है। और सबसे बेस्ट है कि जो भी आपका पैशन है ना उसको, उसके पीछे बढ़ जाओ। सच में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और आर्ट में इतने पैसे हैं ना, मतलब अभी तक लोगों को लगता था कि क्या मिलता है आर्ट करके, मैंने फील किया है। मुझे जिन लोगों ने देखा है शून्य से शिखर तक जिन लोगों ने मुझे देखा है वो भी बोलते हैं कि नहीं, और वो लोग भी आज फॉलो करते हैं। वो लोग भी फॉलो करते हैं, और करियर अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है। सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प की है। हम लोग नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव सुनते हैं सोशल मीडिया की। पर्सनली आप कैसा मानती हैं सोशल मीडिया को कि हाँ इसने आपको ग्रो करने में एक हेल्प की है? सबसे पहले तो आप कुछ भी बनाएंगे तो लोग कमेंट करेंगे, वो आपके अच्छे के लिए भी होंगे, बुरे के लिए भी होंगे। सबसे बेस्ट है कि आप सबको हटाइए। वो ऐसा होता है ना कि आपने एक ब्लैंक कैनवास ला के रख दिया रोड पर और 10 लोगों को खड़ा कर दिया, वो 10 चीजें उसके लिए बता देंगे, अलग अलग बता देंगे। पर आपको जो अच्छा लग रहा है ना आप वो करो, वो बेस्ट। तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए। और पर्सनली अगर रंगोली आर्ट को अगर कोई और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं तो क्या हम आपको आगे देख रहे हैं आने वाले समय में कि आप पूरे इंडिया में अपना एक स्थान, सब जगह क्लासेस खोलने वाली है, इंडिया में, इंटरनेशनली भी? जैसे हमारा जो योग है वो हमारे इंडिया से पूरे वर्ल्ड में गया है योगा के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ रंगोली हमारी संस्कृति है, हमारा जो शुभारंभ होता है रंगोली से होता है, तो वो पूरे वर्ल्ड में हो, हर घर के बाहर बने और हर शुभ कार्य के पहले रंगोली बनाई जाए। तो वो शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो आपने अपने करियर के थ्रू कर दी है, और अब आगे आने वाले समय में ये जो शुभ कार्य आपने किया है, हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको और भी ज़्यादा शिखर पर ही लेकर जाएगा। शिखा, आपसे बात करके आज हमें एक बहुत पॉजिटिविटी मिली है, एक नई एनर्जी मिली है कि कैसे एक आर्ट को आपने अपनी ताकत बनाई है और आप उसको आगे लेकर गई हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिखा शर्मा, जो कि एक इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ साबित की है कि जो भी चीज़ चाहिए उसके पीछे पड़ जाइए, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसे पाने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही कुछ और भी लोगों से आपको आने वाले समय में, आने वाले कार्यक्रमों में हम मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।